पीछे हम लोगों ने देखा था कि 1757 ईस्वी प्लासी के विजय के साथ साथ अंग्रेजों ने बक्सर का भी युद्ध जीत लिया। बक्सर की युद्ध में जीत के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया कि इस भारत वाले एरिया पे जो इनका कब्जा था उसमें अपनी शासन सत्ता शुरू कर देते हैं। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये भू राजस्व वसूलने का भी कार्य शुरू कर देते हैं। जब ये अपनी शासन सत्ता भारत पर स्थापित करते हैं तो ये चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। अराजकता और अव्यवस्था क्यों फैलती है? जैसे हम लोग पहले से जो भारतीय हम लोग थे तो हम लोगों को अपने यहाँ देसी राजाओं के शासन सत्ता के अभ्यस्त था। हम लोगों को ये लगा कि ये विदेशी हैं और धोखे के बल पर इन लोगों ने हमारे यहाँ शासन सत्ता शुरू कर दी है। और दूसरा क्या था कि इन शासन सत्ता आरंभ करने से पहले जो कंपनी थी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारियों का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के जो है धनाढ्य हो लिया जाए। तो इस प्रकार से जो व्यापारिक कंपनी के कर्मचारी थे वो चारों तरफ लूट का माहौल बना देते हैं और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके वो स्वदेश वापस जाके वहां पर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। यद्यपि इंग्लैंड में इन्हें जो है नवाब कहा जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था और इन्हें जो उपाधि दी जाती थी, नवाब की उपाधि दी जाती थी। इंग्लैंड में जो नवाब की पदवी होती थी ये भ्रष्टता का द्योतक था। ये कंपनी के कर्मचारी जो थे यहां से लूट मचा के जो है ज्यादा से ज्यादा माला माल होना चाहते थे। इस तरीके से कंपनी जो है दिवालिया होने के कगार पे आ गई। कंपनी के कर्मचारी तो स्वयं से माला माल थे लेकिन जो कंपनी थी वो घाटे में थी। तो कंपनी ने क्या किया कि संसद से आग्रह किया कि हमें कुछ कर्ज दे दिया जाए। संसद ने सोचा कि अभी तक जितने भी लोग व्यापार करने जाते थे पहले, चाहे कोई किसी भी देश के रहे हो या हमारे ही देश के रहे हो, ये लोग माला माल हो जाते थे। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से कंपनी घाटे में आ गई और दिवालिया होने के कगार पे आ गई। संसद ने सोचा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि आपको कर्ज दे देंगे। लेकिन इसने क्या किया कि 2 समिति बना दी। इसकी जांच के लिए 2 समिति बनाई। एक प्रवर समिति, एक प्रवर समिति बना दी और एक बना दी गुप्त समिति। एक गुप्त समिति बना दी। इन दोनों समितियों को यह जिम्मेदारी दी कि आप जांच करिए कि क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से कि कंपनी घाटे में आ गई। गुप्त समिति अपना कार्य शुरू करती है और इसने क्या किया कि गुप्त समिति ने रिपोर्ट दिया। कब दिया? 3 मई सन 1773 ईस्वी को। इस गुप्त समिति ने 3 मई 1773 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी सरकार को। गुप्त तरीके से इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार से कहा कि ये जो कंपनी घाटे में है, कंपनी तो घाटे में है लेकिन इसके कर्मचारी जो है, ये कर्मचारी कोई घाटे में नहीं बल्कि ये माला माल है। सरकार ने क्या कहा कि कंपनी के जो कर्मचारी ये तो माला माल है, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से ये कहें कि ये लूट कैसे हो रही है, भ्रष्टाचार कैसे हुआ, तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये काम किया जाए, कुछ ऐसे प्राविधान किए जाए जिसके माध्यम से ये लूट घसोट वाला मामला भी कम किया जाए। लूट जो मची हुई है इसको भी रोका जाए। साथ में एक जिम्मेदार भी हो। अगर कोई गलती करता है तो हम किससे पूछे जाएंगे, तो एक आदमी की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इस तरीके से उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक विधेयक प्रस्तुत किया संसद में। लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई, लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे वहां के, लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने क्या किया, 18 मई सन 1773 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। संसद में इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट 18 मई सन 1773 ईस्वी को जब लॉर्ड नॉर्थ प्रस्तुत करते हैं तो उसके कुछ प्रमुख विशेषताओं बताते हुए कहते हैं कि ये अगर लागू हो गया तो इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे इसकी क्या विशेषता थी हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की पहली विशेषता थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यवस्था बनाई गई कि केंद्रीय सत्ता हो, केंद्रीय सत्ता की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्रीय सत्ता, अभी तक जो ये ब्रिटिश क्षेत्र थे, भारत में अंग्रेजी क्षेत्र थे, वो 3 प्रेसिडेंसियों में फैले हुए थे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई प्रेसिडेंसियों में। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें यह व्यवस्था किया गया कि जितनी भी प्रेसिडेंसियां हैं, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां हैं, उसको बंगाल के अधीनस्थ कर दिया जाए।
बंगाल के अधीनस्थ किया जाए। और बंगाल में जो उस समय यहाँ का जो गवर्नर था, अर्थात फोर्ट विलियम का जो प्रमुख था, फोर्ट विलियम, बिल्कुल यहाँ का जो किला था अंग्रेजों का, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का प्रमुख कौन था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग था। इस वारेन हेस्टिंग को, जो वहां का प्रमुख था बंगाल का, इसे संपूर्ण केंद्रीय सत्ता का प्रमुख बना दिया जाता। अभी तक ये क्या था? वहां के लिए गवर्नर था, लेकिन अब इसका जो है पद क्या कर दिया गया? ये गवर्नर जनरल के रूप में अब कार्य करेगा। जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं भारत के, सबका यह प्रमुख होगा। इस तरीके से केंद्रीय सत्ता के रूप में यह स्थापित किया गया, सत्ता स्थापित की गई कि जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं अब इसी के अधीनस्थ होंगे। इसकी जिम्मेदारी बना दी गई कि अगर कोई भी गलती होती तो हम आपसे जवाबदेही लेंगे। यहां से प्रश्न बनता है कि सबसे पहला जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल के पद से पहले वारेन हेस्टिंग क्या था? तो ये बंगाल का गवर्नर था। अब इसके अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां आ गई। क्या था? इसकी सहायता के लिए दूसरा क्या प्रावधान किया गया? इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी बना दी गई। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया, एक परिषद बना दी गई। और जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई कार्य नहीं कर सकते। और 4 सदस्यों की सहायता से ही अपनी कार्यकारिणी बना लिया, जैसे हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद बना दिया, उसी की सहायता से कार्य करना शुरू करता। तो ये 4 सदस्यीय जो परिषद थी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया। जो भी सदस्य होगा वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा, और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। जिस तरफ बहुमत होगा वही निर्णय माना जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट का दूसरा प्रावधान ये था। अगला प्रावधान क्या किया गया? जैसे कंपनी के संचालन की व्यवस्था की गई। कंपनी का संचालन कैसे होगा? इसके संचालन के लिए कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्त कर दिया। संसद ने कहा कि जो कंपनी का संचालन करेगा, कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का संचालन करेगा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 24 सदस्यों को निर्वाचित किया गया। 24 सदस्य निर्वाचित किए गए। निर्वाचित कौन करता था? जो कंपनी के शेयरधारी होते थे, वो वोट देके इनको बनाते थे। प्रारंभ में क्या था कि जो 24 सदस्य होते थे, एक वर्ष के लिए इनको निर्वाचित किया जाता था। यहां से एक चीज और पेपर प्रश्न बनता है कि जो ये शेयरधारी होते थे, जो वोट देने का अधिकार जिनको होता था, कंपनी के शेयरधारकों को प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। तो ये जब वोट करके 24 सदस्यों को एक वर्ष के लिए निर्वाचित करते थे। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन 24 सदस्यों का जो निर्वाचन होता था इन्हीं शेयरधारकों के माध्यम से होता था। लेकिन नियम क्या हो गया कि अभी जो एक वर्ष के लिए थे, अब ये 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे। इनका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होगा। लेकिन अगला नियम क्या था कि इसमें जो वोट देंगे, अभी कोई भी शेयर वाला जो इस कंपनी में शेयरधारी था, कोई भी हो, चाहे छोटा शेयरधारक हो चाहे बड़ा शेयरधारक हो, वो सभी लोग वोट दे सकते थे। लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद यह व्यवस्था की गई कि जो 1000 पाउंड का शेयरधारी होगा, शेयर कितना होना चाहिए? 1000 पाउंड का शेयर होना चाहिए, वही वोट दे सकता। पहले क्या था कि कुछ भी हो, केवल आप शेयरधारी हो, आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि 1000 जिसके पास पाउंड का शेयरधारी होगा कंपनी में, वही वोट वो दे सकता है। और निर्वाचित 4 वर्ष के लिए होंगे। साथ में यह व्यवस्था बनाई गई कि इसके जो 24 सदस्य हैं, इसमें से 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष हटा दिए जाएंगे। 1/4 सदस्य हर वर्ष जो है हटा दिए जाएंगे, अर्थात रिटायर कर दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 6 सदस्य जो है रिटायर होंगे। इनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति होगी। ये कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रमुख होगा, ये ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होगा।
जवाबदेही किसके प्रति होगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। तो ब्रिटिश संसद के प्रति इसकी जवाबदेही होगी। अर्थात अब संसद ने इसके ऊपर अपना अंकुश लगा दिया, अपना जो है प्रतिनिधित्व के तौर पे यहां से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने अंडर में कर लिया कि अब कोई भी बात होगी तो एक हमारा व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से हम अपनी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं कि वहां पर क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। कंपनी का ऊपर जो संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। कंपनी जो अभी थी छोटे छोटे जो न्यायालय के हिसाब से अपने हिसाब से स्थापित करके जो है न्याय करती थी। तो संसद ने क्या कहा कि ये जो छोटे छोटे न्यायालय आप लोगों ने स्थापित कर रखे हैं, छोटे छोटे न्यायालय जो स्थापित कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ सबको रहना पड़ेगा, न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। इस तरीके से 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्राविधान किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के संचालन के लिए 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पहला इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। इसमें से कई बार पेपर में प्रश्न निकल के आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा एम्पे। इनकी सहायता के लिए 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जो कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट। इन सदस्यों के माध्यम से कहा गया कि सर एलिजा एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे और इन सदस्यों की सहायता से जो है न्याय का कार्य करेंगे। और क्या व्यवस्था किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया जो कंपनी का अधिकार है, कंपनी का विशेषाधिकार था, उसे 20 वर्षों के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया। चलिए भाई, आपका जो अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल कर दिया जाता है कि आपका लाइसेंस फिर 20 वर्ष के लिए वैलिड हो गया। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें भी कुछ खामियां थी, क्योंकि अगर हम कोई भी सुधार करना चाहें तो यकायक सुधार नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिस पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती है। उन कमियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा हमें जो है अध्ययन करना पड़ता है कि एक कानून आया, उसके बाद उसमें से क्या कमियां रह गई। उस कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में एक दूसरा एक्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें खामियां क्या थी? जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में यह व्यवस्था किया गया कि जो ब्रिटिश क्षेत्र है भारत में, अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित है 3 प्रेसिडेंसियों में, तो सीधे सीधे यह कह दिया गया कि अब 2 प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीनस्थ होंगी। लेकिन जो एक बार मालिक की हैसियत से कार्य कर चुका है, एक बार राजा रह चुका है, उसे कहा जाए किसी के अधीनस्थ होकर कार्य करिए तो कार्य करेगा, उसे तकलीफ होगी। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक गवर्नर जनरल होगा। रेगुलेटिंग एक्ट में यह व्यवस्था किया गया कि एक व्यक्ति होगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पद पर वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त कर दिया गया और साथ में यह कहा गया कि अब सभी लोग न्यायालय के अधीनस्थ होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन यह नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा यहां तक है या गवर्नर जनरल का दायरा यहां तक है। इन दोनों में विवाद होना शुरू हो गया। वो कहता था कि मैं बड़ा हूं, वो कहता था मैं बड़ा हूं, क्योंकि अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा तो हुआ नहीं था। इन सभी खामियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाना पड़ा जिसे कहा गया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, इसके कुछ मुख्य प्रावधान को हम लोग देखते हैं कि क्या व्यवस्था बनाई गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट में दोष थे उसको दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे सबसे पहला क्या किया गया कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र को बंटवारा कर दिया गया। भाई आपका दायरा ये है और आपका दायरा ये है, दोनों आदमी अपने अपने दायरे में रह के कार्य करेंगे। साथ में क्या हुआ
कि पीछे रेगुलेटिंग एक्ट में 4 कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उसमें गवर्नर जनरल को यह पावर नहीं था कि वो अपना फैसला लागू कर सके। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्यों की संख्या घटा दी गई। कितना किया गया? 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। अब इस कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होंगे। साथ में क्या कहा गया कि ये जो बंबई है, बंबई प्रेसिडेंसी और क्या मद्रास प्रेसिडेंसी, ये अब बंगाल के अधीनस्थ होंगे। स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आपको बंगाल के अधीनस्थ रहना है। तीसरा क्या किया गया? तीसरे में यह कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल है शासन सत्ता सही तरीके से चलाए। गवर्नर जनरल और ये शासन सत्ता को सही तरीके से सुचारू ढंग से चलाने के लिए शासन सत्ता और जिम्मेदारी भी हो, इसके लिए क्या किया गया कि जिम्मेदारी भी ले और शासन सत्ता भी सही चलाए। इस तरीके से 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित कर दिया गया। 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रमुख होगा, देखिए संसद कैसे धीरे धीरे इसके ऊपर अंकुश लगा रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा? ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। संसद का जो एक सदस्य होगा वो भी ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसका एक सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। सीधे सीधे अब अपना आदमी इस कंपनी के ऊपर नियुक्त कर दिया, शासन सत्ता सही चले और जिम्मेदारी भी हो। और उसका प्रतिनिधि कौन था? गवर्नर जनरल के रूप में उसका प्रतिनिधि भारत में शासन सत्ता चला रहा था। अब पूरी तरह से कंपनी जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल अर्थात सरकार के अधीनस्थ आ गई। और क्या इस प्रावधान में थे? जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों का अधिकार क्षेत्र भी बांट दिया गया कि आप क्या देखेंगे और आप क्या देखेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या कहा गया कि आप केवल व्यापारिक मामले देखेंगे, आपका जो भी मामला होगा वो व्यापारिक से संबंधित होगा। और इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कहा गया कि आप जो राजनीतिक मामला होगा, भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो भी राजनीतिक मामले हैं उसको देखने की जिम्मेदारी आपको होगी। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रमुख कौन है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। और राजनीतिक मामला कौन देखेगा? तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि राजनीतिक मामला देखेगा। इस तरीके से राजनीतिक मामले पर सीधे सीधे अंकुश किसका हो गया? ब्रिटिश संसद का हो गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हो गया। अब थोड़ा सा ही समय बीता, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस जो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई शासन सत्ता चलाना कठिन कार्य है, अगर जवाबदेही हमारी है तो हमारे हिसाब से शासन सत्ता भी चले, हमारे हिसाब से लोग रखे जाएं। तो सरकार ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है वो तो हम ही है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि मुख्य सेनापति का जो अधिकार है वो भी हमको मिलना चाहिए। सरकार ने कहा चलिए ठीक है, अगर आपकी मर्जी यही है कि आप शासन सत्ता इस तरीके से बेहतर चला सकते हैं तो आपको हम ऐसे दोनों अधिकार दे देते हैं। तो इस तरीके से 1786 ईस्वी में एक दूसरा चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आ गया 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें प्राविधान क्या कर दी सरकार ने कहा कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति का पद जो है, जितनी भी पावर है वो सब कार्नवालिस को दिया जाता है कि आप लीजिए भैया शासन सत्ता चलाइए, लेकिन शासन सत्ता सही ढंग से चलनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें वीटो पावर भी चाहिए, हम जो चाहे वो कर ले, हम अपने हिसाब से कार्य करें तभी शासन सत्ता सही ढंग से चल सकती है। तो सरकार ने कहा चलिए जब आप हमारे वहां प्रतिनिधि, सब कुछ हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है तो ये भी ले लीजिए। तो इनको वीटो पावर भी दे दिया गया कि आप अपने वीटो पावर का प्रयोग करके कोई भी फैसला भी कर सकते हैं।
कुछ समय के बाद ये महसूस हुआ कि थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। अगर शासन सत्ता सही ढंग से चलाना है तो थोड़ी सा और सुधार की आवश्यकता है। तो फिर हुआ कि 1793 ईस्वी में एक चार्टर आता है, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के क्या प्राविधान थे? तो सबसे पहले जो वीटो का अधिकार मिला हुआ था, वीटो का अधिकार जो है ये आने वाले गवर्नर जनरलों को भी दे दिया गया है। आप अपने वीटो का प्रयोग करके अपना शासन सत्ता सही ढंग से चला सकते हैं। अगला क्या हुआ कि कंपनी का जो अधिकार था, कंपनी का अधिकार था ये 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि चलिए आप 20 वर्ष तक पुनः जो है अपने अधिकार के तहत व्यापार कर सकते हैं। तीसरा मुख्य क्या इसमें हुआ, जहां से पेपर पर निकलता है कि 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होंगे कहां से वेतन मिलेगा। तो यहां से 1793 ईस्वी में चार्टर में यह व्यवस्था किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख हैं, इसके जितने भी लोग हैं इनको वेतन कहां से मिलेगा? तो ये भारतीय कोष से मिलना शुरू हो गया। भारतीय कोष से मिलेगा, अर्थात भारतीयों के द्वारा उपजे कर से जो है इनको वेतन मिलेगा। कार्य कहां कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, अध्यक्ष इसका कौन होगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। लेकिन वेतन कहां से मिलेगा? ये भारतीय क्षेत्र से जो कर प्राप्त होंगे उससे ही इनको वेतन दिया जाएगा। किस एक्ट के तहत? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। अब इंग्लैंड में शासन सत्ता चेंज होती है, वहां भी महसूस होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कंपनी को जो विशेषाधिकार ये सब ठीक नहीं है। इस तरीके से 1813 ईस्वी में एक दूसरा एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या प्राविधान किया गया कि जो कंपनी का विशेषाधिकार है व्यापार का, ये तो ठीक है, चलिए ठीक है, कंपनी का अधिकार है, इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कोई बात नहीं, आप 20 वर्ष के लिए व्यापार करिए। लेकिन जो आपको विशेषाधिकार प्राप्त, खाली आप ही व्यापार करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि ये चाय और चीन के साथ जो व्यापार था कंपनी का, उसे जारी कर दिया गया। भैया चलिए ठीक है, आप चाय और जो चीन के साथ आपका व्यापारिक विशेषाधिकार है ये जारी रहेगा। लेकिन ये काम करना पड़ेगा कंपनी को। अभी तक जो घोल मोल चल रहा था, जैसे मर्जी वैसे करिए, सब ठीक ठाक है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। राजस्व खाता और लेन देन वाला खाता अलग अलग करना होगा। लेन देन का जो खाता है आपका होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, जिससे हमें ये पता चले कि कितना घोल मोल हो रहा है, लूट घसोट कितनी हो रही है। तो राजस्व खाता और लेन देन खाता दोनों अलग अलग होना चाहिए। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि जो अंग्रेज इंग्लैंड से आके भारत में बसते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस के द्वारा ही आएंगे, तभी भारत में जो है व्यापार कर सकते हैं। लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। कुछ समय के बाद यह महसूस हुआ कि अभी और सुधार की गुंजाइश है। इस तरीके से 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट पे किसका प्रभाव था? साफ झलक रहा था, ये पेपर में कई बार पूछा है। तो इस 1833 ईस्वी के चार्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिख रहा था? तो एक जेम्स मिल और मैकाले का जो है प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा था। इस चार्टर एक्ट 1833 पे जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा था। इन लोगों ने प्रावधान क्या किया इस 1833 ईस्वी के चार्टर में? तो सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया कि पुनः 20 वर्षों के लिए जो कंपनी का अधिकार था, 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया कि कंपनी जो है व्यापारिक अधिकार है कि चलिए भाई आपका व्यापारिक अधिकार पुनः जो रिन्यूअल किया जाता है, आपका लाइसेंस पुनः दे दिया जाता है। लेकिन अब क्या है कि आपका व्यापारिक विशेषाधिकार है, यह समाप्त कर दिया गया।
व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो अभी चाय और चीन के साथ मिला हुआ था वो भी समाप्त कर दिया गया। आप चाय और चीन के साथ जो आपका व्यापारिक विशेषाधिकार ये सब खत्म है। अब कोई भी व्यक्ति होगा वो कहीं भी व्यापार कर सकता, चाहे चीन से साथ करे, चाहे चाय का करे या भारत के साथ करे। जितने भी अंग्रेज हैं सभी आके भारत के या चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज का कर सकते हैं। ये कब प्रावधान किया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। क्या हुआ कि ये कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया कि अब कानून बनाएगा कौन? ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का जो कार्यकारिणी है वही कानून बनाएगी और संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र में लागू होगा। जहां जहां पर इनकी शासन सत्ता है, किसका? अंग्रेजों की शासन सत्ता है, वहां तक ये कानून लागू होगा। ये मद्रास और बंबई इनको कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब कानून बनाने का केंद्रीकरण कर दिया गया और इस कानून बनाने के लिए 1833 ईस्वी के चार्टर में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो केवल कानूनविद होगा। अर्थात एक कानूनविद को जो है रखा गया इस किसके कार्यकारिणी में? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, कि आपका कार्य केवल कानून बनाना है। यह परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता है, परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट देने का अधिकार इसको नहीं था। जो कानूनविद रखा गया था वो केवल बैठक में भाग लेगा, वोट नहीं देगा। अर्थात निर्णय करने में अपना फैसला वोट के माध्यम से सुना नहीं सकता। और इसका क्या प्रावधान था? सबसे अच्छी बात क्या थी? भारत के नजरिए से या उस समय शासन सत्ता जो चला रहा था उसके नजरिए से इसमें प्रावधान किया गया कि जो कानून बन रहे हैं, अभी तक क्या था कि चलिए ठीक है ये नियम आ गया, ये नियम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कानून बन रहे हैं उसको संचित और संहिताबद्ध करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी गई। हम कहते हैं विधि आयोग। अर्थात विधि आयोग का गठन पहली बार कब किया गया? तो सबसे पहले 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। और इस 1833 ईस्वी का जो सबसे प्रमुख प्रावधान क्या था? सबसे प्रमुख प्रावधान था कि 1833 ईस्वी के चार्टर की धारा 87 के तहत, इस चार्टर की धारा जो 87 थी उसके तहत यह व्यवस्था किया गया कि अभी तक जो भेदभाव हो रहे थे, भेदभाव किसमें? कि जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां थी उसमें भेदभाव होता था। भेदभाव कैसे होता था? कि जाति, रंग या किस क्षेत्र से आते हैं, इन सभी क्षेत्रों में विवाद था कि भाई आप जैसे काले हैं अर्थात भारतीय तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी जहां गोरे हैं। तो इन सभी को समाप्त करने के लिए 1833 ईस्वी के चार्टर में एक धारा 87 जोड़ा गया। कहा गया कि अब जात, रंग, रूप के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार के तहत यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसे कानून के तहत गलत माना जाएगा। अगला क्या इसमें व्यवस्था किया गया? सरकार ने क्या कहा कि 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत भारत में जो दास हैं, भारत में दास हैं, इनकी अवस्था को सुधारा जाए। जो दास हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाए कि दासता खत्म हो जाए। साफ साफ आदेश इसमें किया गया कि दासता को समाप्त करने का जो है प्रावधान किया जाए। भारत में जो दास हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई भी योजना चलानी हो सब चलाइए, लेकिन दासता खत्म होनी चाहिए। इन चार्टरों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है सुधार करने की लालायित थी। जैसे 1833 ईस्वी के चार्टर के बाद पुनः आता है अगला चार्टर, जैसे 1853 ईस्वी में चार्टर आता है। और इन सब चीजों को जो इससे आगे आने वाले चार्टर हैं, जो नियम बने हैं, हम लोग कल अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।